आज फिर आप लोगों को इतिहास के पन्नों की ओर लेकर के चलती हूँ। ये जो किताब आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये नानक चंद रत्तू जी ने लिखा है, डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष। इस किताब का 5वां अध्याय, पंजाब का दौरा, इसे मैं पढ़कर सुनाऊं। इसके पहले आप सभी सम्मानित भाइयों और बहनों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं लखनऊ से संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। चुनाव अभियान। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ के चुनाव अभियान का शुभारंभ कराने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने देश के कई भागों का दौरा किया। 27 अक्टूबर 1951 को अमृतसर के सांसी हवाई अड्डे पर उनके पहुंचने पर संघ के पंजाब शाखा के अध्यक्ष सेठ किशन दास व स्वागत समिति के सदस्यों ने उनकी अगवानी की। डॉक्टर अंबेडकर जिंदाबाद के गगनभेदी नारों के मध्य उनका हार्दिक स्वागत हुआ। उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया गया। हवाई जहाज आने के काफी पहले वहां अपने नेता के दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ एकत्र थी। जैसे ही वे बाहर आए, अंबेडकर की जय के कर्णभेदी नारों के साथ लोगों ने उनका स्वागत किया। संघ के महत्वपूर्ण नेताओं व स्वयं सेवकों का विशाल कारवां कठोर सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें ले चला। अमृतसर से जालंधर के बीच पूरे रास्ते में जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए थे। उनको अंबेडकर द्वार, रमाबाई अंबेडकर द्वार आदि नाम दिए गए थे। हजारों की संख्या में लोग अपने नेता के दर्शनार्थ पहले से ही भीड़ लगाए खड़े थे। उन्होंने गगनभेदी नारों के साथ फूल बरसाते व नाचते गाते खुशियां मनाते हुए उनका स्वागत किया। जिस समय कारवां शहर में प्रविष्ट हुआ, प्रतीक्षारत जनता का अपूर्व दृश्य अपने चरम पर था। ऐसा जालंधर के इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। हजारों की संख्या में लोग संघ का झंडा लिए एक विशाल, सुसंगठित, सुव्यवस्थित और अनुशासित जुलूस के रूप में वहां मौजूद थे। अपने सिरों पर रंग बिरंगे बैज बांधे बाबा साहेब आम्बेडकर जिंदाबाद के नारों के साथ वे सुमधुर स्वर में वाद्य यंत्र बजा रहे थे। ढोल बजाने वाले भांगड़ा नर्तकों की लय के साथ थाप दे रहे थे। ये भव्य जुलूस धीरे धीरे बूटा मंडी के रामदासपुरा स्थित सभा स्थल पर पहुंचा। रास्ते भर तमाम खूबसूरत मेहराब बनाए गए थे और उन्हें ध्वजा, पताकाओं व नारों से सजाया गया था। ये जनता व डॉक्टर अंबेडकर दोनों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। सारे रास्ते, सड़क के दोनों ओर व मकानों के छज्जों और छतों से उत्सुक भीड़ पुष्प वर्षा कर रही थी। राज्य के समता सैनिक दल के वर्दीधारी सैनिकों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दल का बैंड समयानुकूल धुन बजा रहा था। गार्ड ऑफ ऑनर के निरीक्षण के बाद डॉक्टर अंबेडकर को सभा स्थल के पंडाल में ले जाया गया। डॉक्टर अंबेडकर जिंदाबाद के कर्णभेदी नारों और उनके स्वागतार्थ हो रहे कोलाहल से वातावरण भर गया। अपने नेता की एक झलक पाने की ललक लिए लोगों में इतना उत्साह था कि एक समय तो लगने लगा कि उत्सुक भीड़ को नियंत्रित करना कठिन हो जाएगा, पर शीघ्र ही लोग संयमित व अनुशासित हो गए। अनुमानतः 1 लाख से अधिक भीड़ के मध्य उन्होंने संघ के चुनाव अभियान का शुभारंभ किया। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ के महासचिव PN राजभोज, पूर्वी पंजाब के अनुसूचित जाति संघ के अध्यक्ष सेठ किशन दास व महासचिव KC सुलेख और कई अन्य लोग अपने नेता के साथ थे। राजभोज ने डॉक्टर अंबेडकर के आगमन के दिन को पंजाब के अनुसूचित जाति के लोगों को जीवन का सर्वाधिक शुभ दिन कहा और आशा व्यक्त की कि अपने सम्मानित नेता को सुनने के लिए जो भारी भीड़ यहाँ एकत्र हुई है, वह उनके प्रति निष्ठावान रहेगी और आगामी चुनाव में अपना समर्थन देगी। 28 अक्टूबर को वह लुधियाना पहुंचे और एक विशाल सभा को संबोधित किया। रात्रि विश्राम के बाद 29 अक्टूबर को उन्होंने पटियाला में अपनी अंतिम सभा को संबोधित किया। तीनों स्थानों पर डॉक्टर अंबेडकर ने लोगों से संघ के प्रत्याशियों को मत देने की अपील की ताकि उनके जीवन के बेहतर होने का मार्ग प्रशस्त हो सके। उन्होंने कहा, यदि हम संघ के झंडे तले एकजुट रहे तो मैं निसंदेह कह सकता हूं कि हम चुनाव में विजयी होंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस व हिंदू जाति को चेतावनी दी कि यदि वे अछूतों के प्रति अपने वर्तमान रवैये को नहीं बदलते हैं और अछूतों में भेदभाव पैदा करने के अपने प्रयास को बंद नहीं करते हैं तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि अछूत अपना धैर्य खो बैठे और दूसरे साधन अपनाने को बाध्य हो जाएं।
ये कांग्रेस व हिंदुओं के हित में है कि वे वक्त की नजाकत को समझें और अछूतों के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव ले आएं। उन्होंने कहा, कांग्रेस तो एक जलता हुआ घर है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अनुसूचित जातियों के लिए कोई स्थान नहीं है। नेहरू तो मुस्लिम दास्ता के शिकार हो गए हैं और उनके हृदय में अनुसूचित जातियों के प्रति कोई दया नहीं है। संसदीय लोकतंत्र। 27 अक्टूबर 1951 की संध्या को जालंधर में चुनाव अभियान का शुभारंभ करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने डीएवी कॉलेज के राजनीतिक वैज्ञानिकों की संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस देश में संसदीय लोकतंत्र असफल हुआ, जो वर्तमान सत्ता के रवैये के कारण असंभावी है, तो इसका एकमात्र परिणाम विद्रोह, अराजकता व साम्यवाद होगा और तब देश दुर्भाग्य की गर्त में चला जाएगा। संसदीय प्रणाली के बारे में विस्तार से बोलते हुए उन्होंने उसके कई नियमों का उल्लेख किया। उन्होंने स्पष्ट किया, एक समय भारत में संसदीय संस्थाएं रही हैं और हमारे ग्रंथों में इसके अनेक उदाहरण हैं, जिससे सिद्ध होता है कि शासन की संसदीय प्रणाली हमारे लिए अनजानी नहीं है। संसदीय शासन का अर्थ है पारिवारिक शासन का निषेध। कोई भी व्यक्ति खानदान के आधार पर शासन करने का दावा नहीं कर सकता। जो भी शासन करना चाहता है, उसे समय समय पर लोगों द्वारा चुना जाना जरूरी है। उसे निश्चित ही जनता की स्वीकृति लेनी होगी। संसदीय शासन पद्धति में परिवारिक शासन का कोई स्थान नहीं है। दूसरे, लोगों के सामाजिक जीवन पर लागू करने के लिए कोई भी कानून, कोई भी कर्म जनता द्वारा चुने गए लोगों की सलाह पर ही होना चाहिए। किसी भी एक व्यक्ति को यह मान लेने का अधिकार नहीं है कि वह सर्वज्ञ है, या वह कानून बना सकता है, या वह सरकार चला सकता है। कानून संसद में जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ही बनाया जा सकता है। ये लोग उस व्यक्ति को सलाह दे सकते हैं जिसके नाम से कानून की घोषणा होनी है। तीसरे, शासन की संसदीय प्रणाली का अर्थ है कि जो लोग राज्य के मुखिया को सलाह देना चाहते हैं, वे निर्धारित समयावधि पर जनता पर पुनर्विश्वास अर्जित करें, पर इतना ही काफी नहीं है। शासन की संसदीय प्रणाली विचार विमर्श की सरकार से भी बड़ी चीज है। ये पद्धति 2 स्तंभों पर टिकी है। इन्हीं आधारों पर यह व्यवस्था कार्य करती है। ये 2 स्तंभ हैं, विरोधी दल और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव। विगत 20-30 वर्षों से हम एक ही राजनीतिक दल के शासन के आदी हो गए हैं। संसदीय लोकतंत्र के सुसंचालन में विपक्ष की आवश्यकता व महत्व को हम लगभग भूल चुके हैं। हमें लगातार बताया गया है कि विरोध एक बुराई है। यहाँ हम प्राचीन इतिहास द्वारा दी गई शिक्षाओं को भी भूलते रहे हैं। आप जानते हैं कि वेद और स्मृतियों की व्याख्या करने वाले निबंधकार हुआ करते थे। श्लोकों तथा सूत्रों पर अपनी टिप्पणी करने के लिए वे पूर्व पक्ष प्रश्न के एक पक्ष का उल्लेख करते थे। टिप्पणी के बाद वे उत्तर पक्ष प्रश्न का दूसरा पक्ष का उल्लेख करते थे। इस तरह वे हमें दिखाना चाहते थे कि उठाया गया प्रश्न कोई आसान प्रश्न नहीं है। इस सवाल पर विवाद है, संदेह है और तरह तरह के विचार हैं। इसके बाद अपने अनुसार अधिकरण पेश करते थे, जिसमें वे दोनों पक्षों की आलोचना करते थे। अंत में अपना खुद का निर्णय यानी सिद्धांत प्रस्तुत करते थे। इस तरह हम पाते हैं कि हमारे सभी प्राचीन शिक्षक शासन चलाने के लिए 2 दलों के सिद्धांत पर विश्वास रखते थे। संसदीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि यदि प्रश्न के पहलू हैं तो लोगों को दूसरे पहलू के बारे में जानना चाहिए। इसलिए एक सक्रिय विपक्ष की आवश्यकता होती है। स्वतंत्र राजनीतिक जीवन के लिए विपक्ष एक कुंजी है। इसके बिना लोकतंत्र चल नहीं सकता। ब्रिटेन व कनाडा, जो संसदीय शासन पद्धति के पथ प्रदर्शक हैं, इसके महत्व को स्वीकृति देते हैं और इन दोनों देशों में विपक्ष के नेता को सरकार वेतन देती है। वे विपक्ष को भी आवश्यक मानते हैं। इन देशों के लोगों का विश्वास है कि विपक्ष को उतना ही जीवंत होना चाहिए जितना कि सत्ता पक्ष को। सरकार तथ्यों को छिपा सकती है, सरकार एक पक्षीय प्रचार कर सकती है। इन दोनों देशों के लोगों ने इस तरह की घटनाओं से बचने की व्यवस्था बना रखी है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इसका दूसरा स्तंभ है, जिस पर संसदीय लोकतंत्र खड़ा होता है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव समुदाय के एक वर्ग से दूसरे वर्ग को शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी रक्तपात के सत्ता हस्तांतरण के लिए जरूरी है। प्राचीन काल में तब राजा की मृत्यु हो जाती थी
तो राजमहल में कम से कम एक हत्या अवश्य होती थी। नए राजा के सत्ता की बागडोर अपने अधिकार में लेने से पहले महलों में क्रांति सी हो जाती थी, जिसकी परिणति कुछ हत्याओं में होती थी। यह भारत का इतिहास रहा है। चुनाव निश्चित रूप से स्वतंत्र व निष्पक्ष होने चाहिए। ये पूरी तरह जनता पर छोड़ देना चाहिए कि वे उन लोगों को चुने जिन्हें विधायिका में भेजना चाहती है। अब प्रश्न ये उठता है कि सत्ताधारी दल की क्या तनिक भी इच्छा है कि वे विपक्ष का निर्माण होने दें। कांग्रेस कोई भी विपक्ष नहीं चाहती। वह विभिन्न विचारों के लोगों को एक ही छत के नीचे लाने की कोशिश कर रही है। मैं आपसे पूछता हूं कि इस देश के राजनीतिक जीवन के लिए क्या ये उचित प्रवृत्ति है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों पर आरोप लगाया कि वे सत्तारूढ़ दल की मदद करते हैं। उन्होंने कहा, हम ये जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी उस पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं जो उन्हें व उनके आश्रितों को आजीविका देती है। ये बात किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अभी दिल्ली में भारतीय जनसंघ के शुभारंभ सत्र में साफ साफ कही है कि सरकारी कर्मचारी कांग्रेस की मदद कर रहे हैं और इस तरह स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव बेईमानी बना रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आप महानुभाव क्या सोचते हैं कि इस देश में संसदीय लोकतंत्र सफल होगा? देश के राजनीतिक जीवन में बड़े औद्योगिक घरानों की महत्वपूर्ण भूमिका की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, यह बहुत खतरनाक है। ये धनी लोग किसी पार्टी को चंदा देकर चुनाव को प्रभावित करने की चेष्टा करेंगे तो नतीजा क्या होगा? जिस पार्टी की उन्होंने आर्थिक मदद की है, यदि वे सत्ता में आती है तो जाहिर है कि वे वर्तमान कानूनों को संशोधित कर या नए ढंग के कानून बनवाकर अधिकाधिक लाभ कमाएंगे और अपना ही हित साधेंगे। तो साथियों, ये अध्याय कंप्लीट हुआ। आप सभी को मेरा सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।